दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हैं दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अपने 191 लेक्चर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसी सीरीज में 150 लेक्चर में मैंने आपको इतिहास विषय पढ़ा है, बहुत विस्तार से चर्चा किया। आज हमारी 41वीं क्लास है, संविधान की 41वीं क्लास है। और दोस्तों आपको तो पता है कि अब हमारे इस सीरीज में पूरे के पूरे 5700 सवाल कवर हो गए। ठीक है, तो आज हम लोग 701 से लेकर 730 तक के सवालों पर बातचीत करने चल रहे हैं। एक बार मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, आपको खुद लगेगा कि क्या गजब का क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित उसकी शक्तियों के बारे में, उसके क्षेत्राधिकार के बारे में। और यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। सवाल मैंने स्क्रीन पर रखा है, पढ़िए। लिख रहा है एनजेएसी। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें एनजेएसी के बारे में नहीं पता होगा, तो जानिए कि एनजेएसी को किस संस्था द्वारा गैर संवैधानिक करार दिया गया था, कब बना था और किसने यह करार दिया था, क्यों दिया था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। बहुत सारी बातें हैं, जुड़िए फिर मजा आएगा। ठीक है, लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। यह सवाल आ गया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास किस तरह के क्षेत्राधिकार हैं, या फिर भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग जो किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, या जनहित अभियोग की शुरुआत दोस्तों भारत में किसने किया था। हर बच्चे को पता है भैया पीएन भगवती ने किया था, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि पीएन भगवती की मदद किसने किया था, तब आप बता पाएंगे क्या। देखिए स्टडी 91 की क्लास में आएंगे ना, तो हर समय आपको एक नया सवाल मिलेगा। ठीक है, आप जुड़िए तो सही, बार बार यही मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी के डिमांड पर ही दोस्तों कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच लाएंगे। फाउंडेशन बैच क्या है, ये आपकी नींव को इतना मजबूत करेगा कि अगर आपके मन में दोस्तों आईएएस बनने का भी सपना है ना, आप उसे भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तुलना कभी भी आप सामान्य बैच से मत करिएगा। जैसे घर को बनाने के लिए एक फाउंडेशन की जरूरत होती है, एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, एक एक बैच जो नितिन सर के द्वारा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया गया है, वो एक एक बैच में इतना क्वालिटी कंटेंट है कि आप उस पर चाहे कितने भी तल्ले की इमारत खड़ा कर दीजिए, वो गिरने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि चाहे आप कितनी भी बड़ी जो है सरकारी परीक्षा की तैयारी कीजिए, वो गिरने वाला नहीं है, सब संभव होगा, ये आप जान लीजिए। इसी सेगमेंट में दोस्तों पॉलिटी भी है, हिंदी भी है, ऐसे कई सारे बैच आ गए हैं। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। एक एक सवाल बड़े ध्यान से पढ़ेगा और जवाब दीजिएगा। ठीक है, लिखा दोस्तों आज हमारा 191वां लेक्चर है और 5730 सवाल आज हमारे कवर हो जाएंगे। आज हम सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित सवाल अटेंड करने चल रहे हैं। पहला सवाल लिखा दोस्तों कि जनहित याचिका ये कहां दायर की जा सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। जनहित याचिका जिसे हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, जिसे हम PIL का नाम देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, PIL का नाम देते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं, लिटिगेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखेंगे PIL। और ये कहां दायर की जा सकती है, तो कई सारे बच्चों के दिमाग में होगा सर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बस यहीं आप गलत हो जाएंगे दोस्तों। ये सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। कहां पर दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों PIL दायर किया जाता है, याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है कि जनहित अभियोग की शुरुआत दोस्तों किसने किया था, जिसने शुरुआत किया था, इसीलिए दोस्तों उन्हें PIL का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, PIL का जनक कहा जाता है। और किसे कहा जाता है, तो इनका नाम है दोस्तों PN भगवती। क्या नाम है दोस्तों, PN भगवती नाम है। ये कब दोस्तों न्यायाधीश बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे, तो ये CJI के पद पर थे दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर थे 1985 से लेकर 1986 तक। ठीक है, इसको याद रखेंगे, भी अच्छा सवाल है। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, किस न्यायाधीश ने जनहित अभियोग शुरू करने वाले न्यायाधीश PN भगवती का सहयोग किया था। ठीक है, किसकी मदद से PM भगवती जी ने इस PIL को दोस्तों भारत में लागू किया था, ये आपको बताना है। तो ये सवाल आपके लिए नया होगा। देखिए स्टडी 91 पर आएंगे तो हमेशा आपको नया सवाल मिलेगा। इनका नाम क्या दोस्तों, इनका नाम है अय्यर। ठीक है, कौन सा अय्यर, तो BR कृष्णा अय्यर। क्या नाम दोस्तों, BR कृष्णा अय्यर। ठीक है, कृष्णा अय्यर। ठीक है, BR कृष्णा अय्यर नाम दोस्तों। इनके सहयोग से PN भगवती जी ने क्या किया था, PIL की दोस्तों शुरुआत किया था, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है किस न्यायालय को खुद के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों, वह अपने ही निर्णय की दोस्तों समीक्षा कर सकता है। और दोस्तों यह पावर किसके पास है, यह पावर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के पास ये पावर है दोस्तों, ये शक्ति है। इसी शक्ति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी शक्ति को इंग्लिश में हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। एक सवाल और आता है, जुडिशियल
जुडिशियल रिव्यू के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए अगर जुडिशियल रिव्यू तो नहीं, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया बाद में, ठीक है। लेकिन हमारा जो संविधान है उस संविधान में भी जब आप अनुच्छेद 137 पढ़ेंगे तो वहां पर भी दोस्तों इसी तरह का जो है चीजें बताई गई कि अपने पूर्व के निर्णयों पर दोस्तों विचार किया जा सकता है, ठीक है। क्या यहां कहा गया है? साफ तौर पर यह कहा गया कि अपने पूर्व के निर्णय पर विचार किया जा सकता है, निर्णय पर विचार किया जा सकता है। काफी मिलता जुलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और अगर आप जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो उसमें दोस्तों एक एक विधि के लेकर के उसके संवैधानिकता की जांच की जाती है, उसे कहा जाता है दोस्तों जुडिशियल रिव्यू, अगर आप एग्जैक्ट समझेंगे तब, ठीक है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों अधिकार क्षेत्र को चाहे क्या करना हो, कभी बढ़ाना हो या घटाना हो, ये पावर किसके पास है दोस्तों? ये पावर संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। अभी दोस्तों 2021 की बात है दोस्तों, 2021 की बात है, ठीक है। 2021 से पहले और 2021 के बाद, ठीक है। दो बातें बताऊंगा आपको मैं। 2021 से पहले दोस्तों टोटल जो संख्या थी 30+1 थी, 30 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन अब जो संख्या है वो 33+1 हो गई है, 3 लोग बढ़ गए हैं। तो दोस्तों एक तरह से ये अधिकारिता ही तो दोस्तों बढ़ रही है। तो याद रखेंगे पावर किसने दिया? तो संसद ने दोस्तों इसे बढ़ाया है, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय ये किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? जितने भी राज्य हैं दोस्तों, लगभग सभी राज्यों में उच्च न्यायालय है, जहां पर नहीं है वो किसी अन्य उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता में आते हैं। लेकिन सभी के सभी उच्च न्यायालय ये किसकी अधिकारिता में आते हैं दोस्तों? तो सबसे टॉप पर है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, ये उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, मतलब सभी के सभी हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में रहते हैं, ठीक है, उसके अधिकारिता में आते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय। मान लीजिए किसी कारणवश क्या हो गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या हो गया दोस्तों? विवाद हो गया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति जो है किस अधिकारिता के तहत आती दोस्तों? तो मूल अधिकारिता है, ठीक है। ये सुलह सपाटा कराना दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता के अंतर्गत है। सुप्रीम कोर्ट के पास कितने तरह के अधिकारिताएं हैं? तो 3 तरह के अधिकारिताएं हैं दोस्तों। एक मूल अधिकार है, एक अपीली अधिकार है, एक है दोस्तों जिसमें हम पढ़ते हैं सलाहकारी अधिकार के बारे में, जैसे राष्ट्रपति वगैरह सलाह लेता है, ठीक है। लिख रहा भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास किस तरह के अधिकार क्षेत्र हैं? तो याद रखिएगा 3 तरह के अधिकार क्षेत्र हैं। एक दोस्तों मूल अधिकार क्षेत्र है, मूल अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा दोस्तों अपीलीय अधिकार क्षेत्र है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र है। तीसरा दोस्तों परामर्शदात्री, ठीक है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। दोस्तों ये 3 तरह के अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, इसे भी याद रखेंगे। लिख रहा मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है दोस्तों? 2 लोग कर सकते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा, ठीक है, 2 लोग कर सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 पर दोस्तों याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, नंबर 2 पर हाई कोर्ट, ठीक है। नंबर 1 पर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 32 के तहत यह रक्षा करता है, और हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत यह हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट दोनों का दरवाजा खटखटा सकता है। ये दोनों के पास पावर है। अन्य जो न्यायालय हैं दोस्तों उनके पास ये पावर नहीं है, ठीक है। ये केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। लिख रहा मौलिक अधिकारों को मानने या सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ये किसको सौंपी गई है दोस्तों? मौलिक अधिकारों को मानने और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई दोस्तों? तो ये सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई। किसे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है कि भाई जो मौलिक अधिकार हैं ये सभी को दोस्तों मानने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं और यही तो बताया गया अनुच्छेद 32 में। और याद रखेंगे दोस्तों अगर हाई कोर्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत उसको जिम्मेदारी दिया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो व्यक्ति यहां जाकर के दरवाजा खटखटा सकता है और उसे न्याय मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों मौलिक अधिकारों के हनन की बात करें तो दोस्तों आपको मिला होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 32 में ये 5 प्रकार के दोस्तों रीट जारी करने की बात होती है, उसी के तहत दोस्तों यह सुधार किया जाता है।
तो लिख रहा दोस्तों, अच्छा ये कैसे हुआ है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दो है, उसमें दोस्तों रीट जारी करने का पावर दिया गया है, जिसमें बंदी प्रतिकरण आता है, निषेधाज्ञा आता है, प्रतिषेध आता है, अधिकार परीक्षा आता है, या पढ़ते होंगे, ठीक है। लिख रहा सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में किया था दोस्तों, तो 1973 का एक मामला था दोस्तों, जिसमें हम पढ़ते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल का मामला, ठीक है। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल का मामला पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी मामले में दोस्तों सबसे बड़ी बेंच भी बनी थी, ठीक है, सबसे बड़ी बेंच, ठीक है, सबसे बड़ी बेंच दोस्तों इसी मामले में बनी थी। कुल 13 न्यायाधीश थे दोस्तों इस बेंच में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, उतनी बड़ी बेंच आज तक नहीं बनी, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का जो स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हो गया कि इसका जो डिसीजन होगा दोस्तों वो सभी को मानना पड़ेगा, बस यही अपने भाषा में समझिए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो ये दोस्तों कौन सा पावर, उसको कहां से मिलता है पावर, तो एक अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 129 124 जब आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो 124 में हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसी के अंतर्गत दोस्तों अलग अलग पार्ट में हम सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके शक्तियों के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे शपथ वगैरह के बारे में हो गया, उनकी अहर्ताएं हो गई, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। अभिलेख न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 129 में बताया गया, 127 में तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बताया गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। 127 में क्या बताया गया है, तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश, एड हॉक जो है जज होते हैं दोस्तों, उनके बारे में दोस्तों यहां बताया गया है, तो सवाल भी याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वैधानिक मामलों में, कहा दोस्तों याद रखेंगे, वैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय को दोस्तों विशेषाधिकार दिया गया। देखिए दो तरह के सवाल बनते हैं, या तो वैधानिक मामलों में या दीवानी मामलों में, दो सवाल बनते हैं, या तो वैधानिक या तो दीवानी मामलों में। दोस्तों ये कौन सा अनुच्छेद है जो क्या करता है, इसको विशेषाधिकार मतलब स्पेशल पावर देता है, किसको दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को। देखिए स्पेशल पावर देने की बात की जा रही है, ये आप याद रखेंगे। तो सीक्वेंस में आप याद रखेंगे, आप पढ़िएगा दोस्तों अनुच्छेद 132। देखिए जब आप 32 पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं किसके बारे में, कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, यही पढ़ते हैं ना। देखिए हमारी जो जीएस की क्लास चलती है ना, फिर से बता रहा हूं, हमारी जो जीएस की क्लास चलती बहुत गंभीर स्वभाव वाली होती है, ठीक है, इसमें हम कोई मस्ती नहीं करते। रात में हम हिंदी पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ दोस्तों मस्त मस्ती होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जीएस में एकदम आपको ध्यान देकर पढ़ने की जरूरत है। कई बार मेरे सामने कमेंट आते हैं कि सर थोड़ा सा आप मोटिवेट किया करिए। अरे अगर आपको मोटिवेट होने की जरूरत है ना, इसका मतलब आप युवा ही नहीं हो, आप यंग ही नहीं हो, ठीक है। अगर आप यंगस्टर होते तो आपको तो ऐसी आपके अंदर अथाह एनर्जी होनी चाहिए कि माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि बेटा हमारा कुछ बन के लौटेगा, और बेटा कह रहा है कि हम मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। कैसे मोटिवेट होगे बताओ, ठीक है। क्या किया जाए आपके साथ, ध्यान लगाओ और मन से पढ़ो, मन से पढ़ो, बार बार कर रहा हूं। इतना अच्छा सेशन है दोस्तों, 5700 सवाल पढ़ा दिया, लेकिन दोस्तों बच्चे क्या है ना, वही उनको वो खुद ही जानते हैं भारत के लोगों में कमी है, सब अच्छा है, बस एक कमी है, भारत के लोग स्वयं में जानकार हैं, सब टीचर हैं, सब के सब डॉक्टर हैं, सब के सब इंजीनियर हैं, सब के सब वकील हैं, ये गुण सबके अंदर है। मतलब भारत का ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो अपने आप में डॉक्टर ना हो ना। कुछ पूछ के देखो किसी से, आप खाली कह के देखो कमर में दर्द हो रहा है, हर आदमी आपको इलाज बताएगा। आप कह के देखो कि हमको ये चीज नहीं समझ में, हर आदमी आपको बताने पे तुल जाएगा। आप बताओ कभी घर के बारे में, घर का डिजाइन ऐसा, तुरंत आपको आर्किटेक्ट बन के दिखा देगा। भारत के जनता की खासियत है, पता नहीं खासियत है कि उनकी कमी है या क्या है। आप ऐसे मत बनो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, समझो चीज़ों को, ठीक है, ये जरूरी है आपके लिए। तो दोस्तों 132 पढ़ाया, और अगर दीवानी मामलों की बात करेगा तब आप किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 133 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 132 और 33, बहुत आसान है, ठीक है। 32 में हमने रीट के बारे में पढ़ा था, वहीं से दोस्तों कनेक्ट करिएगा कि 132 में क्या होगा, वैधानिक मामले, और 132 वैधानिक है, तो 133 में क्या दिया गया, दीवानी मामलों के बारे में, ठीक है। लिख रहा किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने पूर्व के निर्णयों पर दोस्तों पुनर्विचार करने का अधिकार मिलता है। तो यही तो हम पीछे आपको बताए थे, अनुच्छेद 137, यही बताया था ना,
ठीक है, जहां जुडिशियल रिव्यू पढ़ा रहा था वहां बताया था कि अपने पूर्व के निर्णय पर विचार कर सकता है। और जुडिशियल रिव्यू क्या आता है दोस्तों, तो संवैधानिक रूप से जांच करना होता है। ठीक है, तो ये होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया था। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें भी लॉन्च की गई हैं, आप मौका भर दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर आपको लगेगा कि वाकई सर के यहाँ बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलती है, बढ़िया चीजें मिलती है पढ़ने के लिए, बढ़िया स्टडी मटेरियल होता है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, ये किताबें आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से या हमारे एप्लीकेशन से। ठीक है, हमारी डिलीवरी जो अभी 5 दिनों में होती थी, अब वो दोस्तों 2 से 3 दिनों में आपके यहाँ डिलीवरी हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ कि 24 घंटे में। हमने एक ऐसी कंपनी के साथ टाई अप किया जिसका कहना है कि सर हम 24 से 48 घंटे में किताब डिलीवर कर देंगे। हमारे यहाँ से ऑर्डर करने पे जो सबसे बड़ी समस्या होती थी ना, वो यही होती थी कि डिलीवरी 4 से 5 दिन में होती थी। बच्चे के पास पेशेंस नहीं है। ठीक है, कई बच्चों की किताबें और भी देर हो जाती थी कभी कभी। अब देखिए, भारतीय पोस्ट ऑफिस के ऊपर दोस्तों डिपेंड थे, अब तो भारत सरकार का है, क्योंकि सामान अगर यहाँ से कहीं भेजना है, कोई बच्चा झारखंड से ऑर्डर कर रहा है, कोई बच्चा छत्तीसगढ़ से ऑर्डर कर रहा है, तो बताइए यूपी से छत्तीसगढ़ कैसे किताबें जाएंगी। ठीक है, समय तो लगेगा, ट्रैवल टाइम, आपको अगर वहां से यहाँ आना हो तो ट्रैवल टाइम तो लगेगा ना। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों के लिए दोस्तों हम एक ऐसा कदम बढ़ाए हैं कि नहीं, आपको किताबें और भी जल्दी मिल जाए। तो कंपनी का कहना है कि सर 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर भारत के किसी भी कोने में डिलीवरी दे देंगे, कन्याकुमारी किताब मंगा लीजिए आप। ठीक है, ये उनका दावा है। तो भी मैं आपको एक दिन एक्स्ट्रा मैंने बोल दिया कि सर 2 नहीं 3 दिन के अंदर पक्का डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, आप ऑर्डर करके देखिए, घबराइए मत। ठीक है, भरोसा करते हैं नितिन सर पे ना, आपका पैसा लेके नहीं भाग जाएंगे, किताब आपको दे रहे हैं, पैक करके दे रहे हैं, बढ़िया से पैकिंग करते हैं, कहीं दोस्तों जो है ऐसी बात नहीं। ठीक है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार सलाहकारी अधिकारिता में उच्च न्यायालय को विशेषाधिकार प्राप्त है। दोस्तों सलाहकारी अधिकारिता की बात कर दिया। सलाहकारी मतलब कहां दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देता, परामर्श देता, किसको, राष्ट्रपति को। हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 143 के बारे में। किसमें पढ़ते हैं, अनुच्छेद 143 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देता है। हाँ, यह अलग बात है कि उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ये अलग बात अपनी जगह, लेकिन देता है सलाह। लिख रहा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किस प्रकार के इस प्रकार के विवाद का निपटारा दोस्तों कौन करता है। तो कभी दोस्तों किसी भी इस तरह के निर्वाचन के संबंधी जो मामले होते हैं दोस्तों, उनका निपटारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही दोस्तों उनका निपटारा करता है, चाहे राज्य केंद्र का मामला हो, चाहे राज्य का मामला हो। कई बार दोस्तों राज्य भी आपस में लड़ बैठते हैं। ठीक है, वो भी दोस्तों ये देखेगा, निर्वाचन वाला देखेगा। संघ लोक सेवा आयोग मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे बात कर दिया यूपीएससी का। किसकी बात कर दिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी के बारे में दोस्तों कहां बताया गया है, तो अनुच्छेद 315 में बताया गया। कहां दोस्तों, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। ठीक है, और अनुच्छेद 312 क्या बताता है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताता है। याद रखो भैया सब। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच कौन करता है, तो जांच करने का काम दोस्तों यही सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करता है। एक सवाल और आता है, इनको हटाता कौन है, हटाने का काम राष्ट्रपति का है, लेकिन राष्ट्रपति को उसके बारे में जानकारी कौन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट देता है। दोनों 2 सवाल हैं, याद रखेंगे। मान लीजिए सवाल आ गया, लिख रहा है संघ लोक सेवा आयोग, यानी सीधे सीधे किसकी बात कर रहा है, यूपीएससी की बात कर रहा है। अब यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं या यूपीएससी के जो सदस्य हैं, अगर वो किसी तरह के दुर्व्यवहार के दोषी पाए जाते हैं, उनका कोई गलत आचरण है, ठीक है, तो उनको हटाने की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय किससे करता दोस्तों, और वो सिफारिश दोस्तों बाध्यकारी है, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, वो उसे टाल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये सिफारिश कौन करता है, याद रखेंगे, सिफारिश सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि यह सलाह जो है बाध्यकारी है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का चयन दोस्तों ये किस विधि से किया जाता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम मेथड चलता है। क्या चलता है दोस्तों, कॉलेजियम विधि चलता है दोस्तों। इसी विधि से दोस्तों हमेशा मुख्य न्यायाधीश दोस्तों चुने जाते हैं, याद रखेंगे। अभी भारत में दोस्तों 50वें न्यायाधीश कौन है, 50वें सीजेआई लिख दे रहा हूं सीधा सीधा, 50वें सीजेआई कौन दोस्तों, तो याद रखेगा क्या नाम दोस्तों, डी.वाई. चंद्रचूड़ ना, ठीक है, यशवंत वाई.वी. चंद्रचूड़, वाई.वी. ठीक है, वाई.वी. डी.वाई. तो इनके पिताजी थे, वाई.वी. चंद्रचूड़ नाम है। ठीक है, वाई.वी. चंद्रचूड़ नाम है। इनके पिताजी जो डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, वो सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश बने रहे दोस्तों।
1978 से लेकर 1985 तक वो न्यायाधीश थे, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है यूपीए सरकार ने, अच्छा यूपीए जो गुट है दोस्तों, इसकी अध्यक्ष कौन है, यूपीए की अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो अभी तो सोनिया गांधी, कौन दोस्तों, सोनिया गांधी, ठीक है। अब दोस्तों ये समय समय बदलता रहता है, जब कांग्रेस अध्यक्ष चेंज होते हैं तो वहां दल के अध्यक्ष अलग अलग हो सकते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष अलग बात है और दल का अध्यक्ष अलग है। तो यूपीए सरकार ने कब कॉलेजियम सिस्टम की जगह दोस्तों एक नया सिस्टम बनाया, एनजेएसी, जिसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद रखेंगे। और लिख रहा दोस्तों उसका गठन कब किया गया था, तो अगस्त 2014 में, ठीक है, 15 अगस्त के दिन दोस्तों इसका गठन था, 15 अगस्त 2014 को दोस्तों, 15 एक बार डेट चेक कर लीजिए आप, ठीक है, 2014 तो बिल्कुल है, 2014 में किया गया था। इसी समय 2014 में दोस्तों 99वां संविधान संशोधन भी किया गया था, 99वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये भी हुआ था, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण के बारे में, कहां दोस्तों, शपथ ग्रहण के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो दोस्तों जब आप अनुच्छेद 124 पढ़ते हैं ना, उसी 124 के तहत चाहे अहर्ताओं की बात करें चाहे इनके बारे में बात करें, दोनों दिया गया है। अगर दोस्तों शपथ के बारे में बात करें तो शपथ दिया गया दोस्तों 124(6) में, अहर्ताओं के बारे में बताया गया 124(3) में, ठीक है। लिख रहा है एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को किस संस्था द्वारा गैर संवैधानिक करार दे दिया गया, तो बाद में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इसी को गैर संवैधानिक करार दे दिया। और जैसे पहले चुनाव होता था कॉलेजियम मेथड से, फिर भी दोस्तों ये चुनाव लागू रहा कॉलेजियम वाला ही, ठीक है। लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के योग्यताओं के बारे में दोस्तों कहां बताया गया, अभी अभी मैंने बताया दोस्तों कि यहां भी आप बात करेंगे 124 के बारे में, जब 6 की बात करेंगे तो शपथ बताएगा, और जब 3 की बात करेंगे तो क्या बताएगा, उनके योग्यताओं के बारे में बताएगा, उनके अहर्ताओं के बारे में बताएगा, ठीक है। ये दोनों आप याद रखेंगे। जनरली क्या होते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग जवाब देते हैं, वो गलत हो जाएगा। लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट के पहले दलित जज कौन थे दोस्तों, इनका नाम है बालकृष्ण गोपीनाथ, क्या नाम दोस्तों, बालकृष्ण गोपीनाथ दोस्तों इनका नाम है। कब ये जज थे दोस्तों, तो लगभग 2010 के आसपास की बात है दोस्तों, 2010 के आसपास की बात है, गोपीनाथ, बालकृष्ण गोपीनाथ जी जज थे, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, अगर दोस्तों यहां पर सीजेआई की बात करें, सीजेआई के वेतन की बात करें तो सीजेआई का वेतन होता है दोस्तों 2,80,000, ठीक है, 2.8 लाख प्रति माह, ठीक है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन कितना होता है, तो उनका वेतन होता है 2.5 लाख यानी 2,50,000 रुपए प्रति माह, ठीक है। ये दोस्तों वेतन है, इसको याद रखेंगे। संख्या अभी कितना दोस्तों, तो 33 + 1 दोस्तों ये संख्या है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को दोस्तों पहली बार त्याग दिया गया था, यानी ये वरिष्ठता का जो सिद्धांत था वो एरे के समय में त्यागा गया था। 1973 में केशवानंद भारती मामला हुआ था, और ए एन रे एरे, ठीक है, ए एन रे, मैं शॉर्टकट में इसको एरे बोलता हूं, ठीक है। तो एरे के समय में दोस्तों ये वरिष्ठता का सिद्धांत त्यागी। इसका मतलब क्या है, जनरली क्या होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को दोस्तों चीफ जस्टिस बनाया जाता है, लेकिन इनके समय में दोस्तों यह सिद्धांत त्याग दिया गया था, ये आपको याद रखना है। लेकिन अब भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, न्यायिक पुनरीक्षण का दोस्तों ये कॉन्सेप्ट दोस्तों किस देश से लिया गया है, तो बार बार मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लिख रहा है शक्ति का प्रयोग इसका कौन करता दोस्तों, तो सिर्फ कौन करता दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। केवल और केवल उच्च न्यायालय इस पावर का इस्तेमाल करता है। लिख रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, तो दोस्तों जो सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही दोस्तों बाद में इसका अध्यक्ष बनता है, रिटायर होने के बाद इसका अध्यक्ष चुना जाता है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो याद रखेंगे केशवानंद भारती मामला। किसमें दोस्तों, केशवानंद भारती मामले में दोस्तों इसके बारे में बताया गया था। ये कब का मामला है, तो 1973 का मामला है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप स्टडी 91 से जुड़िए, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर का सेशन हमने ज्वाइन किया और यहां समय मेरा वेस्ट हुआ, कभी ऐसा नहीं लग सकता, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो मौका दीजिए स्टडी 91 को, जुड़िए हमारे साथ, हमारी कई सारी ई बुक्स आती हैं जिन्हें
जिन्हें आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई सारी किताबें भी आती हैं, कोर्स आते हैं। आप जब जुड़ेंगे ना और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, अच्छा आप सोचिए ना, जो इंसान यूट्यूब पर इतना अच्छा मेहनत कर सकता है, क्या अपने पेड प्रोग्राम में मेहनत नहीं करता होगा? हम इससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, विश्वास कीजिए। आप एक बार जुड़िए सही, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। एक निवेदन आपसे हाथ जोड़कर रहेगा, अगर क्लास अच्छा लगा हो या फिर आपको लगे कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक, एक शेयर और थोड़ा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा। बस इतना ही चाहिए, इतनी ही चीज़ें। बाकी जो खरीदने वाला मामला है उसको साइड कर दीजिए। इच्छा हो तो लीजिए, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।